शुभ संध्या दोस्तों। आज हम लोग सीटेट में पिछले 10 साल में 10 वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बार बार हर एग्जाम में आपके सीटेट के रिपीट करते हैं। तो उसी क्रम में पहला प्रश्न है, सीमा एक डाकघर में एक पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। सीमा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई हैं कि पत्र का भार कंडीशन दिया है 20 ग्राम या उससे कम, ₹6 प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए ₹5, पार्सल का भार 50 ग्राम या उससे कम के लिए 50 ग्राम या उससे कम के लिए ₹6, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए ₹5। यह पूछा है आपसे कि सीमा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाकघर की दरें इस प्रकार चित्रित की गई हैं कि पत्र का भार 20 ग्राम या उससे कम है तो ₹6 देना पड़ेगा। प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए, मतलब 20 ग्राम से अगर ज्यादा हो रहा है तो पहले 20 ग्राम के लिए ₹6 लेकिन उससे अतिरिक्त अगर होगा तो प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए ₹5 देना पड़ेगा। इसी प्रकार पार्सल का रेट दिया हुआ है कि 50 ग्राम तक ₹6 और 50 ग्राम के अतिरिक्त अगर होगा तो ₹5 देना पड़ेगा। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। फिर पूछा है कि सीमा 2 पार्सल 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के और 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है। उसे डाक शुल्क कितना देना पड़ेगा? क्या पूछा कि सीमा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के और 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है, उसे कितना डाक शुल्क देना पड़ेगा? देखते हैं। पहले हम लोग काउंट करेंगे कि उसको पार्सल कितना देना पड़ रहा है। 2 पार्सल हैं उसके पास और 2 ही पत्र। 2 पार्सल 250 ग्राम और 300 ग्राम के हैं। 250 ग्राम और 300 ग्राम के। 2 पत्र, एक 20 ग्राम का और एक 35 ग्राम का। 20 ग्राम और 35 ग्राम का। आपको मैंने पहले ही प्रश्न में बता दिया है कि 50 ग्राम पार्सल के लिए उसको ₹6 देना पड़ता है। तो पहले 50 ग्राम के लिए ₹6। अब इसमें बचे कितने? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम में प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए ₹5 देना पड़ता है। तो 5 चौके 20। इसका मतलब इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? 50 ग्राम प्लस बाकी बचा 200 ग्राम। तो 200 ग्राम मतलब 4 गुणे 50 ग्राम होगा, नहीं होगा? और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए उसको ₹5 देना पड़ता है। मतलब 5 गुणे ₹4 और देना पड़ेगा। ऐसे ही आप जब यहां जोड़ेंगे तो 300 ग्राम में 50 ग्राम के लिए तो ₹6 देना पड़ेगा, लेकिन प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए उसको कितने? ₹5 देने पड़ते हैं। तो अब इधर कितना बचा? 250 ग्राम बचा। मतलब 5 गुणे 5 उसको देना पड़ेगा।
भाई 5 हर एक 50 ग्राम के लिए, और 250 को अगर 5 भाग में बांटोगे तो 50 पंचे 250 होगा, तो मतलब उसको हर एक पर 5 रुपए देना पड़ेगा। ये आपका आया 6 प्लस 20 26, और ये आपका आया 25 6 31, 31 और 26 57 हो गया 6, और ये आपका आया 25 धन 6, ये हो गया आपका 31, 31 और 26 57। अब उसको पत्र के लिए क्या देना पड़ रहा है, इसको हम लोग देते हैं। 20 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपए देना पड़ रहा है, तो अगर 20 ग्राम का पत्र है तो इसके लिए उसको 5 रुपए देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। और 20 ग्राम से ज्यादा हो रहा है तो उसको प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 4 रुपए और देना पड़ेगा, तो एक के लिए 5 रुपए, और जो इसके अतिरिक्त बचा है उसके लिए कितना देना पड़ेगा, 4 रुपए। तो इधर कितना देना पड़ा, 5 4 9 5 14, तो टोटल उसको कितना रुपए देना पड़ा, कुल देय धनराशि 57 प्लस 14 मतलब 71 रुपए। इसमें ऑप्शन भी बना रखा था, क्या ऑप्शन बना रखा है, 41 रुपए। बी ऑप्शन है आपका 71 रुपए, सी ऑप्शन है आपका 48 रुपए, डी ऑप्शन है आपका 49 रुपए। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आया है, और इसमें थोड़ा सा हमने अंक परिवर्तित करने की कोशिश की है जो क्वेश्चन आया है उससे। इसमें आपको क्या देखना है कि जो पार्सल का भार दिया है उस पार्सल के प्राथमिक भार को, पहले 50 ग्राम के लिए 6 रुपए, तो 6 को अलग कर लोगे, अब बचे 200 ग्राम, और 200 ग्राम में हर 50 ग्राम के लिए 4 रुपए उसको, 5 रुपए उसको देना पड़ता है। तो 200 ग्राम 50-50 के 4 ही पार्ट दो बने, तो 4 पार्ट के लिए 5-5 रुपए हर एक पार्ट के लिए देना पड़ेगा। ऐसे यहां 300 में 50 निकाल लोगे तो बचेगा कितना, 250 के कितने पार्ट बने, 5 पार्ट बने। ऐसे यहां 20 ग्राम है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 5 रुपए देना पड़ेगा। अब 20 ग्राम के लिए तो 5 रुपए देना पड़ रहा है, लेकिन 20 से ज्यादा है तो हर एक 20 ग्राम के लिए कितना, 4 रुपए और देना पड़ रहा है, तो ये ज्यादा हो गया, इसका मतलब 4 और देना पड़ेगा। कुल धनराशि हमने जोड़ ली तो कितना आ गया, 71 रुपए। एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया आया है, देखते हैं। इसको आप करके जाएंगे तो यकीन मानिए आप कि इसमें से आपको पर्याप्त क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में मिलेंगे। क्वेश्चन है, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां पे 12,000 ऐसे डॉट लाइंस हैं, यहां पे कोई पॉइंट ए है, बीच में 3 डॉट लाइन है, यहां पे 33,000 है, 1 2 3 4 5 6, यहां पे कोई पॉइंट बी है, 1 2 3, यहां पे 63,000 है। अब पूछा है कि बिंदु ए, पूछ लिया है बिंदु ए और बी के बीच की दूरी,
30 इकाइयां। बी ऑप्शन है आपका 30,000 इकाइयां। सी ऑप्शन है 24,000 इकाइयां। और डी ऑप्शन है आपका 33,000 इकाइयां। ये डॉटेड लाइंस है। बिंदु ए और बी के बीच दूरी पूछा है 30 इकाइयां, 30,000, 24,000 और 33,000 आपको ऑप्शन दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कितनी आसानी से अभी करते हैं। ऑप्शन को मैं हटा दे रहा हूं स्पेस ना होने के कारण। आप यहां से इसको मैच करिए। 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और दोनों पॉइंट्स के बीच दूरी कितने का है? यहां 33,000, यहां 12,000, तो 33 में से 12 घटाएंगे 21,000। मतलब इनके बीच कितने की दूरी हो गई? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21। दो पॉइंट के बीच 3,000 का गैप है। दो बिंदुओं के बीच 3,000 यूनिट का गैप है। अब आपको यहां से यहां तक देखना है। आपको केवल एक चीज यहां ध्यान रखना है कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 थे, तो 8 की जगह हम 1 से शुरू कर रहे हैं, तो केवल 1 यूनिट कम, 1 पॉइंट कम कर देंगे 7। मतलब 7 पॉइंट कितने के बराबर है? 21,000। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा? 3,000 के। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसमें से क्या कम कर देना है? 1 कम कर देना है आपको। 11 माइनस 1 कर देना है। और 1 कितने हजार के बराबर है? 3,000 यूनिट के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30,000 इकाई हो जाएगा। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 30,000 इकाई हो जाएगी। क्लियर? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा प्रश्न काफी आसान है, लेकिन यह भी रिपीट किया है। प्रश्न है 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है 12,111, 11,000, 11,00011, 11, 11, 11, 11, 111। अब आपको यहां थोड़ा सा माइंड अपना लगाना है। 11,1100, तो पहले 11,000 लिख दीजिए, 1,100 इसमें और ऐड कर दीजिए, और एक 11, तो 1, 1, 1, ये कितना आ गया? 12,111 आ गया। तो 11,1111 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12,111 के रूप में। ठीक है। वैसे भी आप इनको देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद लाख हो गया, खत्म। ये आपका रोमन नंबर है। रोमन नंबर में ऐसे लिखा ही नहीं जाता, ये 1,000 के लिए यूज होता है। ठीक। ये आपका 11,111 है, ना कि 11,1111 है। तो ये आपका वैसे ही खत्म हो जाता है। तो 12,111 अपने आप ऑप्शन हो जाएगा। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। कह रहा है कि 200 और 400 के बीच, 200 और 400 के बीच, ये केवल बदल बदल के क्वेश्चन आता है। बाकी ये क्वेश्चन रिपीट लगभग किया होगा आपका 5 से 7 बार। 200 और 400 के बीच में 30, 45, 60,
का सबसे छोटा सार्वगुणज का सबसे छोटा सार्वगुणज 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। क्या पूछ लिया? 200 और 400 के बीच में 30, 45, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइड 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। जैसे सार्वगुणज पूछा, गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। आपको समझ में आ गया कि 30, 45, 60 का एलसीएम क्या आ गया? सार्वगुणज लिखा है तो गुणज जैसे आपने देखा इसका मतलब होता है मल्टीपल, और जैसे आपने मल्टीपल देखा इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि हमें क्या लिख, और छोटा भी है, छोटा तो लीस्ट या लोवेस्ट आप कह सकते हैं। तो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि क्या है, एलसीएम लेना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि इसका लासा लेना है। तो 30, 45, 60 का लासा, और इसको डिवाइड करेंगे किससे? 15, 24 सार्व गुणनखंड। फैक्टर गुणनखंड का मतलब होता है, मतलब 15, 24 तथा 45 के मासा से। ये क्वेश्चन आपका लग चुका। 30, 45, 60 का लासा, इसको डिवाइड कर देना है 15, 24 तथा 45 के मासा से। अब आपको क्या करना है, 30 का लासा लोगे, 30, 45, 60 का, तो यह आपका आएगा 120, सॉरी 9 बजे 15, 180 आएगा, 180 आएगा। लेकिन एक शर्त है, 180 आपका तो आया, लेकिन ऐसा मल्टीपल लेना है, ऐसा सार्वगुणज लेना है जो 200 और 400 के बीच हो। तो क्या ये 200 और 400 के बीच है? नहीं है। नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको बनाओगे तो आपने 2 का गुणा कर दिया, 18 दूना 36, 360 हो गया। अब आप सोचेंगे 3 का गुणा क्यों नहीं किया, 4 का क्यों नहीं किया? जैसे 3 का करोगे 400 के पार चला जाएगा, 18 3 54, 540 हो जाएगा, इसलिए हम नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया है, 2 का गुणा किया है। और इसको आप भाग दे दीजिए 15, 24 और 45 के मासा से। तो भाग देंगे, इन तीनों का मासा क्या होगा, 3 होगा। तो 180 को जब भाग दोगे इससे, तो यह आपका आ जाएगा 60 3 180, 60 दूनी 120, यह आपका आंसर आ जाएगा 120। इसको आपको क्या करना है, 180 गुना 2 बटा 3 कर देना है, 3 छक 18, 60 दूनी 120 आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है कि एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। आप सबको पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 13 गुणे 11 गुना 9, 13 9 117 गुना 11, 11 7 77, 11 का 11 7 18, 11 का 11 1 12, 1287 सेंटीमीटर क्यूब आपका यह आ गया। फिर कह रहा है एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो घनाकार बक्से का आयतन निकालेंगे। बारह क्यूब 1728 हो जाएगा। अब इसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना है। तो घनाकार
तथा घनाभाकार बक्से का आयतन, टोटल आयतन निकाल लेंगे। अभी मैं सवाल समझा रहा हूं। 1287 और 1728 जोड़ोगे आप तो ये आपका आएगा 1 1 2 2 2 4 3045, 8 7 15 2 8 10, ये आपका हो जाएगा 8 7 15 8 2 10 और 1 11 7 2 9 1 10 1 1 2 3015 आ जाएगा। ठीक, इसमें पूछा है एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो इसमें पैक नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन दिया आपको 30 है, 45 है, 15 है और 28 है। ये 4 ऑप्शन आपको दिया है। आप सवाल को समझ लीजिए, 2 बॉक्स आपको दिए गए, एक घनाभाकार एक घनाकार, और इसमें छोटे छोटे बॉक्स 3060 पैक करने हैं इन दोनों में मिला के। तो जितना इसका आयतन होगा और इसका जितना आयतन होगा वही तो इसमें पैक हो पाएगा। तो जितना इसका कुल आयतन होगा इसमें से घटा देंगे। अगर ये कम है तो उतने नहीं पैक हो पाएंगे। तो छोटे बक्सों की संख्या कितनी है? छोटे बक्से हैं आपके 3060, अतः शेष बक्सों की संख्या बराबर 3060 माइनस 3015 बराबर 45। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो पेडागोजी से संबंधित है। कह रहा है निम्न में से कौन सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सही नहीं है? पहला ऑप्शन दिया, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं होती हैं। दूसरा ऑप्शन दे रहा है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। तीसरा ऑप्शन दिया, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड होते हैं। चौथा ऑप्शन दिया, 1 अंक वाली 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 अंक वाली 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 अंक वाली 4 अभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न को समझ लीजिएगा। निम्न में से कौन सही नहीं है? पहला कहा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 1 अंक वाली 4 अभाज्य संख्याएं। देखते हैं,
अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। भाई आप जितनी बड़ी संख्या करते जाओगे अभाज्य संख्याएं आपको मिलती जाएंगी। ये भी सही है आपका। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 3 एक अभाज्य संख्या है, या तो 1 से कटेगी या तो 3 से कटेगी। इसको हमने कई बार आपको बताया है। यह भी हो गया। 1 अंक वाली 4 अभाज्य संख्याएं हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि यह सही है कि नहीं है। तो इसका मतलब 1 से 9 तक होगी। तो 2 हमारी पहली अभाज्य संख्या, यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। कई बार टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के अतिरिक्त आप 8 देखोगे, 6 देखोगे, 4 देखोगे, 9 देखोगे, तो वह आपकी अभाज्य संख्याएं नहीं है। मतलब ये तीनों सही हैं। और हमसे पूछा क्या कि सही नहीं कौन है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो एक ऑप्शन हमारा बचा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। आपको पहले ही दिख रहा होगा कि 2 अभाज्य संख्या मिल गई, और जबकि 2 क्या है, सम है, विषम नहीं है, ये सम अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 से कट रही है, इसलिए यह ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या सही होगा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, इसलिए सही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बताया गया था कि सही नहीं है, हमें नहीं सही को छांटना था। मतलब जो गलत होगा, तो इसमें गलत यही बताया गया, बाकी तीनों ये सही हैं स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। पहला बताया चौपड़, सममिति, प्रतिरूप, डी अनुपात। चौपड़, सममिति, सिमेट्री, प्रतिरूप। ठीक, ये तीनों हैं। अनुपात कभी भी बेसिक लेवल पे नहीं बताया जाता है। आपका एनसीएफ 2005 है, वो रटने पर बल नहीं देता है, या किसी चीज को बहुत थ्योरेटिकल बताने पर बल नहीं देता, वो चीजों को सिखाने पर देता है। चौपड़ खेल के माध्यम से हम चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है, और वो बताता है कि आप किसी चीज की व्याख्या करें तो चीज उसको आपके आसपास के वस्तुओं से, आसपास की चीजों से कोरिलेट करें। क्लियर? अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे करेंगे। तब तक आप लोग इसको खूब अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगले वीडियो में हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाएंगे। धन्यवाद।